हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मीरा और कल्पना दोनों सास बहू बहुत गरीब होती हैं। दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोनों का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें वो दोनों अपना स्पेशल पिज्जा पराठा बेचते हैं। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन पिज्जा पराठा बनाती हो आप दोनों सास बहू। खाकर अलग ही खुशी होती है। मैं तो और 5 पराठे खाऊंगा। अरे वाह वाह, धन्यवाद। हमने गांव में और भी कई सारी जगहों पर पिज्जा पराठा खाया है, पर आपके ढाबे पर जो पिज्जा पराठा है उसकी बात ही निराली है। स्वाद एकदम अलग है। हाँ, हमें तो बताइए, आपकी पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर हम आपको हमारी खुफिया रेसिपी बता देंगे तो हम अपने ढाबे पर क्या बेचेंगे? ये बात भी सही है। मीरा और कल्पना अपने पिज्जा पराठा ढाबा से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे उन दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। बहू, हमारा ढाबा धीरे धीरे कितनी प्रगति कर रहा है। काश तेरे ससुर जी और मेरा बेटा अशोक इन सबको देखने के लिए जिंदा होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अशोक और ससुर जी के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन एक बात भी है, वो दोनों चाहे शरीर से मर चुके हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी हमारे साथ है। वो दोनों हमें तरक्की करते देख बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहू, सो तो है। इसीलिए निराश होने की जगह खुश होकर अपनी तरक्की का जश्न मनाते रहना चाहिए। साथ ही अशोक और ससुर जी के लिए हमें बिना हार माने बस मेहनत करते रहना चाहिए, है ना? तूने एकदम सही कहा है बहू, कितनी समझदार हो गई है तू। सब आपके कारण है माँ जी। मीरा और कल्पना दोनों अपने ढाबे पर आए हर बेसहारा की मदद करती, कभी कुछ पैसे देकर तो कभी मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाकर। ऐसे ही एक दिन उनके ढाबे पर एक औरत आती है जो एकदम बेसहारा होती है। जी मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके ढाबे पर काम पर रख लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या? लेकिन हमारे ढाबे पर हमें किसी की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम दोनों सास बहू मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ रुपए चाहिए तो हम दे देते हैं। उस प्रकार की मदद हम कर सकते हैं बहन। नहीं दीदी, मुझे काम चाहिए। मैंने पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। देखिए, मुझे ज्यादा तनख्वाह ना दे तो भी चलेगा, बस काम दे दीजिए। मैं काम करके अपने बलबूते पर जीना चाहती हूँ। मुझे तो ना मेरे मायके वालों ने सहारा दिया, ना ससुराल वालों ने। हर तरफ से मैंने बस ठोकर ही खाई है। आप दोनों बहुत भली हो, ये मैं जानती हूँ। अपने ढाबे पर आए हर जरूरतमंद की मदद करती हैं आप, इसीलिए कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों को किसी नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए अब से ही रख लीजिए ना मुझे काम पर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देते हैं। पर बहू, हमारे पास तो अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ, पर जिस तरह से हमारा ढाबा दिन ब दिन प्रगति करने जा रहा है, ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए हम दोनों भी कभी कभार सारा काम ठीक से संभालने में असफल हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं। हम दोनों ढाबे के अंदर पिज्जा पराठा बनाया करेंगे और ये सबको परोसा करेंगी, और साथ ही बचे खुचे बर्तन भी साफ कर दिया करेंगी। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे उचित लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी माँ जी। अच्छा, तुम कल से काम पर आ सकती हो? हाँ ठीक है दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी आप दोनों को खूब खूब तरक्की दे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दामिनी है दीदी। ठीक है दामिनी, मिलते हैं कल। जी जरूर। दामिनी अब अगले दिन काम पर आ जाती है। वो ढाबे पर आए लोगों को पिज्जा पराठा परोसती है और साथ ही बचे हुए बर्तन को साफ करती है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब क्या करूं? दोपहर के समय है, ग्राहकों का आना जाना भी थोड़ा कम हो चुका है। एक काम करो, ढाबे के बाहर की जगह पर थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकाल दो। ठीक है दीदी। दामिनी अपना काम सही से करती है, लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह के समय कल्पना और मीरा अपना ढाबा खोलने जाते हैं, तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, दामिनी का पिज्जा पराठा ढाबा? ये हमारे ढाबे पर काम करने आई दामिनी, 2 दिन में इसने ढाबा खोल लिया।
वो भी ठीक हमारे ढाबे के सामने। दामिनी भी अपने ढाबे पर पिज्जा पराठा बेचती है, वो भी कम दाम में, जिस कारण गांव वाले अब उसके ढाबे पर पिज्जा पराठा खाने आते हैं। वाह वाह, ये पिज्जा पराठा तो एकदम मीरा दीदी और कल्पना काकी के पिज्जा के पराठे के जैसा है, लेकिन स्वाद एकदम वैसे का वैसा कैसे हो सकता है ये? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो भाई साहब, आप दोनों खाने पर ध्यान दीजिए ना। कम दाम में इतना स्वादिष्ट पिज्जा पराठा आपको और कहाँ मिलेगा? ये बात भी सही कही आपने बहन जी। दिन भर मीरा और कल्पना के ढाबे पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक आकर पिज्जा पराठा खाते हैं। वहीं कम दाम होने के कारण दामिनी के पास ही ज्यादा ग्राहक होते हैं। रात के वक्त, दामिनी ये तुमने बहुत गलत किया। नाटक करके तुम हमारे ढाबे पर आई, वो भी सिर्फ काम मांगने के लिए। और तुमने काम सीखने के बहाने हमारे यहाँ के सारे तरीके सीख लिए, पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी देख ली और अब वही पराठा तुम कम दाम में बेच रही हो। देखना, हाँ तो देखना, तेरे कुकर्मों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे जाओ जाओ, अब तुम दोनों का ढाबा तो खत्म और अब हर तरफ मेरे ढाबे की चर्चा होगी। दामिनी के ढाबे के कारण अब 2-3 दिन बाद तो कल्पना और मीरा के ढाबे पर ग्राहक एकदम ना के बराबर आते हैं और उन दोनों को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। अपना गुजर बसर करने के लिए अब उन्हें गांव में लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसे वो 3 घरों में जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन्हें अपने साथ हुए धोखे का बहुत दुख होता है। बहू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है? हमने हमेशा इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उस आदमी को भी काम दिया, लेकिन उसने ही हमारे साथ धोखा किया। वो सब मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें न्याय जरूर दिलाकर रहेंगे। अब दामिनी के ढाबे की तरक्की होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिज्जा पराठा बनाने की आधी सामग्री में मिलावट करती है। आधे दाम में बेच रही हूँ पिज्जा पराठा। अरे भाई, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, इसीलिए अब मैं ये मिलावट वाली सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ही पिज्जा पराठा बनाऊंगी। लोगों की जान खतरे में जाती है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ हो इससे पहले ही उस गांव का एक आदमी दामिनी को मिलावट करते देख लेता है और फौरन बाकी लोगों को वहां एकत्रित करता है। उससे सभी बहुत सुनाते हैं। छी दामिनी, अरे लानत है तुझ पर, पहले तूने हमारे साथ धोखा किया और अपना ये ढाबा खोला और अब तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बेशरम कहीं की। हमें माफ कर दीजिए कल्पना काकी, मीरा दीदी, हमने कम दाम देखकर इस दामिनी के ढाबे का पिज्जा पराठा खाना सही समझा, लेकिन हम गलत थे। अब ये इस गांव में पिज्जा पराठा नहीं बेचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से पिज्जा पराठा बेचूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, दफा हो जाए इस गांव से। गांव वाले दामिनी को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद कल्पना और मीरा दोनों सास बहू फिर से अपना ढाबा खोलते हैं और फिर उनकी खूब तरक्की होती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद के फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से ही कमाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम तेजेंद्र होता है। तेजेंद्र अपनी बीवी बिंदु, बेटे मनोज और बहू कजरी के साथ रहता है। वो चारों अमीर होने के बावजूद भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और गांव में हर गरीब की इज्जत और मदद करते रहते हैं। बिंदु और कजरी दोनों सास बहू ही अपने घर में खाना बनाती हैं। उनके पास कोई नौकर नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के हाथों के खाने में ही बहुत कमाल का स्वाद होता है और खासकर उनके हाथ के बने आलू के पराठे सबको अधिकतर पसंद आते हैं। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। ओहो, सुबह की शुरुआत इन स्वादिष्ट और कमाल के आलू पराठों से हुई है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए जीवन में। माँ, कजरी, आप दोनों के हाथ का आलू पराठा जैसे पराठे तो वाकई में पूरी दुनिया में और कहीं बनते ही नहीं होंगे। आप दोनों कुछ अलग तरह से ही बनाती हो इन्हें। बस मजा ही आ जाता है और मन करता है और खाऊं और खाऊं। तो किसने रोका है तुम्हें मनोज बेटा? ये लो, खाओ और खाओ। ये अचार और पनीर की सब्जी भी लो साथ में, और ये मक्खन भी।
इस मक्खन को भी माँ जी और मैंने घर पर ही बनाया है, एकदम शुद्ध और ताजा है। बहुत खूब। अरे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। उसी गांव में तेजेंद्र का बड़ा भाई विजय भी रहता है। विजय एक मामूली व्यापारी होता है जो इतना पैसे वाला नहीं होता है। क्या बात है बिंदु, कजरी बहू, बहुत ही लज्जतदार बने हैं ये तुम्हारे पराठे तो। जी धन्यवाद जेठ जी। धन्यवाद ताऊ जी, लीजिए ना और लीजिए। अरे नहीं, बस बस। और तेजिंदर, कैसा चल रहा है व्यापार? अरे बस सब अच्छा चल रहा है विजय भैया, आप बताइए। ताऊ जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम तीनों साथ में हमारे कारोबार को और आगे ले जा पाएंगे, क्यों पापा? हाँ विजय भैया, मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे नहीं तेजिंदर, ये सब इतना आसान नहीं है। भले ही मेरा व्यापार थोड़ा डूबता जा रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। मैं उसे फिर ऊपर लाकर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले ऐसे ही अपनी कृपा तुम सब पर बरसाते रहें। धन्यवाद भैया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक तब तेजेंद्र और मनोज गांव से बाहर किसी काम के लिए जाने वाले होते हैं। तभी एक गांव वाला बिंदु और कजरी से आकर कहता है, अरे बिंदु काकी, कजरी भाभी, वो तेजेंद्र काका और मनोज नहीं रहे। जंगल में उन दोनों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिंदु और कजरी इस खबर को सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं और अब तेजेंद्र और मनोज के जाने के बाद उनका कारोबार भी खत्म हो जाता है और बिंदु और कजरी को अब एक छोटे मकान में रहना पड़ता है। अरे बिंदु, कजरी बहू, तेजिंदर और मनोज को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा व्यापार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना मैं ही तुम दोनों की मदद कर देता। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बता देना मुझे। ठीक है जेठ जी। हाँ ताऊ जी। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। विजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बिंदु और कजरी को कुछ न कुछ करना ही था। वो दोनों जगह जगह जाकर काम मांगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। फिर उन्हें एक भिखारी मिलता है जिसका नाम ललुआ होता है। अरे ललुआ, तुम यहाँ? हाँ भाभी जी, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप दोनों एक वक्त पर बढ़िया बढ़िया आलू पराठे देती थी। कितना दान पुण्य करते थे आप सब, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी गरीबों का आशीर्वाद है आप दोनों के साथ। धन्यवाद ललुआ। बिंदु माई, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना एक आलू पराठा ठेला लगा लो। आजकल ठेले की धंधे में भी बहुत पैसा है। आप दोनों के आलू के पराठे को खाकर कोई उसके पीछे दीवाना ना हो जाए, ऐसा तो कतई हो नहीं सकता। अरे वाह ललुआ, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। माँ जी, हम दोनों साथ मिलकर आलू पराठा तो बेच सकते हैं। इससे हम महीने भर तो क्या, रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर बहू, ये सब मुश्किल होगा। नहीं माँ जी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं हूँ ना, बस आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो करते हैं फिर यही। ये हुई ना बात। कजरी और बिंदु दोनों सास बहू अब आलू पराठे का ठेला लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सभी वाकई में उनके आलू पराठे के फैन बनने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या आलू पराठे हैं, क्या चटनी है, वाह 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 वाह, और क्या लस्सी है। ओह, स्वर्ग अगर कहीं है तो वो आप दोनों सास बहू के आलू पराठे ठेले में है भाई, क्योंकि ये आलू पराठे किसी अमृत के समान है। अरे सही कहा इसने, इतनी जगह जाकर आलू पराठे खाए हैं हमने, लेकिन न जाने कौन सी जादुई आलू से बनाती हो आप दोनों अपने आलू पराठे। इनके स्वाद की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम बेमिसाल, एकदम कमाल के पराठे हैं। मैं तो अब रोजाना आपके ठेले पर आया करूंगा सुबह शाम आलू पराठे खाने के लिए। अरे फिर तो तू खुद ही आलू बन जाएगा रे। कोई बात नहीं रे, इतने स्वादिष्ट आलू पराठों को न खाने वाला कोई बेवकूफ या पागल ही होगा। मैं तो मस्त दबा कर खाया करूंगा रोजाना। धन्यवाद।
आप सभी ग्राहकों की ये तारीफें ही हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं हमारे काम को और अच्छे से और लगन से करने के लिए। इसीलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ठेले पर आलू पराठे खाने आते रहिए। इसे कोई ठेला नहीं बल्कि अपना घर ही समझिए, क्योंकि हम घर के जैसे ही आलू के पराठे बेचते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर बहन जी। इस तरह कजरी और बिंदु दोनों का आलू पराठा न सिर्फ उस गांव में बल्कि अब शहरों में भी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि कई सारे व्लॉगर्स आकर उनकी वीडियोस शूट करते हैं और वो वायरल हो जाती हैं। कजरी और बिंदु 6 महीनों में कड़ी मेहनत करके अपना एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहां हर तरह का खाना मिलता है और वहां की स्पेशल डिश होती है बिंदु और कजरी के स्पेशल आलू के पराठे, जिसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी आता कजरी और बिंदु के साथ सेल्फी लेता। इस तरह वो दोनों सास बहू अब एक प्रकार की हस्ती ही बन जाते हैं। एक दिन जब ललुआ उनके 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो विजय को रेस्टोरेंट के पीछे से अंदर घुसते हुए देखता है। अरे ये क्या, ये तो विजय साहब हैं, बिंदु माई के जेठ और कजरी भाभी के ताऊ जी। लेकिन ये क्या, ये तो बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वो भी फौरन। ललुआ फटाफट 2 मिनट की दूरी पर थाने में जाकर पुलिस को ये खबर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर विजय को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बॉम्ब की वायर को कट कर देते हैं। ललुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो हमारा रेस्टोरेंट जल कर राख हो जाता। और आप जेठ जी, हाँ, क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? बिंदु माई, मुझे तो लगता है इसने ही मनोज भाई और तेजेंद्र साहब को मारा है। ये आप लोगों से पहले से जलता था, ये मैं हमेशा से देखता आया हूं। मारा है मैंने ही उन्हें। मैंने ही उनके सामने जानवर छोड़े थे ताकि वो उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दे। मुझे हमेशा से इसी बात का गुस्सा था, इसी बात की जलन थी कि मैं बड़ा भाई होने के बाद भी मेरा छोटा भाई तेजेंद्र मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा आगे है जीवन में। और अब उन दोनों के मरने के बाद तुम दोनों अमीर हो गई, इसीलिए तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए मैं ये बॉम्ब प्लांट कर रहा था। छी ताऊ जी, लानत है आप पर। अरे आपसे हम सब कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने तो हमारे ही पीठ पीछे ये सब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इसने मेरे पति और बेटे को मारा है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। विजय को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके बाद बिंदु और कजरी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और वो ललुआ को अपने साथ काम पर रख लेते हैं और उनका 5 स्टार रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।